जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, इसे समझना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुजन संगठन कितने हैं, ये भी समझना होगा। आखिर बहुजन समाज को इस वक्त ज़रूरत क्या है, संगठित होने की या संगठन बनाने की। रोज़ एक नया संगठन तैयार हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बहुजनों के मुद्दे पर बात कौन करे। सब संगठन अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन बहुजनों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रोग्राम तो हो रहे हैं, लेकिन बहुजनों के मुद्दे क्या हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज नेता हैं जो साहेब श्री कांशीराम जी के साथ रहे हैं, अमरनाथ डोगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आकर के हमारी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। डोगरा साहब, पहला सवाल मेरा ये है जी कि ज़रूरत क्या है संगठनों की या संगठित होने की। बहुजन समाज को इस वक्त एक बड़ी ज़रूरत क्या है? देखिए, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, आज वो समाज उस तगार पर आ गया है जी। कि इनकी कहीं कोई पूछ नहीं है, कहीं कोई इनको पूछता नहीं है। फिर भी ये संगठन पर संगठन, संगठन पर संगठन, संगठन पर संगठन बनाए जा रहे हैं। ये लोग, ये समाज हमारा जो बहुजन समाज जिसको कह रहे हैं हम, इसमें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग जो है अनपढ़ की तरह काम कर रहे हैं, जिससे कि समाज को नीचा देखना पड़ रहा है और इसको नुकसान ही नुकसान है, इसको समाज को नुकसान हो रहा है। जी, क्योंकि अनपढ़ में क्यों कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये अनपढ़ है। क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात? क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भाई थे, 7 भाई थे, तो 7 भाई आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उनका क्या था कि मतलब एक कोई समझदार आदमी उनके बीच में आ गया। उसने कहा, भाई आप क्यों लड़ रहे हो? बोला, ये मेरे को ऐसे बोलता है, ये मेरे को ऐसे करता है, ये मेरे को ऐसे करता है। तो आपस में लड़ते रहते थे वो। उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि अच्छा भाई तुम साथ हो ना? अजी हाँ, हम साथ हैं। तो बोला ठीक है भाई, 7 लकड़ियां ले आया वो। छोटी छोटी लकड़ियां ला करके उसने एक गट्ठा बांधा उसका। पहले उनको एक एक लकड़ी दी। बोला भाई ये पकड़ो। उन्होंने एक एक लकड़ी तो फटाफट तोड़ दी जी। अब जब वो 7 का गट्ठा इकट्ठा किया उसने, तो बोला कि भाई अब इसको तोड़ो। तो वो उनसे किसी से नहीं टूटा जी। तो बोला, देखो अगर आप अकेले अकेले लड़ोगे तो आप टूट जाओगे। अगर आप इस मुट्ठी की तरह ऐसे संगठित हो जाओगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन ये बात बहुजन समाज के नेताओं को या बहुजन समाज को समझ आ रही है? ये इनको समझ नहीं आ रही है ना। ये रोजाना कोई ना कोई नया गुफा तैयार कर रहे हैं, नया संगठन बनाए जा रहे हैं। संगठन से कोई इनको फायदा होने वाला नहीं है। इनको संगठित कर होना चाहिए। संगठित कैसे होना चाहिए कि चाहे ये, मैंने देखा एक गांव में मैं गया, वहां मैं ड्यूटी करता था जी। तो वहां के लोग मैंने देखे, खुद तो वो तेजधार हथियारों से लड़ाई करते हों, चाहे एक दूसरे को सिर पाड़ते हों वो, और उसको जैसे मर्जी उनको आपस में लड़ते झगड़ते रहे वो। लेकिन जब कोई उनमें बीच बाहर का आ जाता था तो वो सारे एक हो जाते थे। तो मेरा ये कहना है कि आज के इस दौर में संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन चाहे जितने मर्जी बना लो तुम, लेकिन उसके लिए एक नया नाम जो है वो दिया जाना चाहिए। मैं इसमें सजेस्ट ये करूंगा अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों से कि भाई आप लोग संगठन तो बनाओ, ठीक है बना लिए आपने, लेकिन एक जो है कॉमन संगठन जो है, संगठित जब है कॉमन संगठन जो है, एक साझा संगठन जिसको संगठित हो जाओ, उसमें एक सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। जब आपकी जरूरत पड़ती है तो आप सारे जो हैं एक हो जाओ। वैसे चाहे आप अपनी रोटी सेकनी है, अपना जो अपना राजनीति चलानी है वो चलाते रहो, लेकिन जब आपके समाज के ऊपर कोई बात आती है तो आप एक जगह संगठित हो जाओ, साझे फ्रंट बना लो। एक साझा फ्रंट, जो बहुजन साझा संगठन जो है वो बना लो, उसमें सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। तो नहीं तो अभी तो क्या है कि आपको अकेले के लिए ये मार पड़ रही है। आप खा रहे हो, बड़े शौक से खा रहे हो, मतलब हर एक को
आज एक को कुछ बोल के उसको रगड़ा जा रहा है, जी। आज एसटी को रगड़ा जा रहा है, अलग अलग मार खा रहे हैं ना। कभी वो जुलूस निकाल रहे हैं, कभी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी वो आंदोलन कर रहे हैं, कभी बसोतरा जी कर रहे हैं, कभी एससी वाले कर रहे हैं, कभी उनके टीचर वगैरह कर रहे हैं, कभी उसका जितने मुलाजिम है वो कर रहे हैं। मतलब एससी एसटी तो ओबीसी अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ, अलग अलग लड़ रहे हैं। ये अलग अलग जितना लड़ेंगे ये इतनी मार खाएंगे, उतना नुकसान होगा। उतना नुकसान होगा समाज को, उससे फायदा होने वाला कुछ है नहीं। एक सवाल ये है कि इतने सारे संगठन हैं जी, शिक्षा नीति को आप कैसे देख रहे हैं? कोई चर्चा नहीं हो रही। देखिए शिक्षा नीति में ऐसा है कि आज की जो शिक्षा नीति है ये तो इन लोगों के जो जिनके पास कुछ होगा, पैसा धेला होगा, जिनके पास कोई माया होगी, वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बाकी समाज जो है, सारा समाज तो एक बराबर नहीं है। उनके लिए पढ़ाई करना अभी इनके पहुंच से बाहर है। वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। जो अभी शिक्षा नीति, अभी की जो शिक्षा नीति चल रही है, इसके चलते इस समाज को नुकसान ही नुकसान, मतलब इनको पढ़ना नहीं देना है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो हालात है, सरकारी कॉलेजेस वो इन्होंने बना रखी है नहीं है, बना रखी है, क्योंकि उनको कोई चेक नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है। क्योंकि वहां पर उनको बस खाना खाने के लिए भेज देते हैं, उधर बस खिला के भेज देते हैं, वो उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई वे नहीं है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट कॉलेजेस से, तो एक बड़ा पैकेज तनख्वाह का उन टीचर्स को, उन प्रोफेसर्स को, उन वीसीज को मिलता है जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं, स्कूलों में हैं, जो सरकारी हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो कॉलेज जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको तनख्वाह कम है, लेकिन वो लोग बढ़िया चल रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड हाई है, उनका स्टडी लेवल जो है तो वो हाई है। तो ट्रेनिंग्स तो इनको भी दी जाती है, ट्रेनिंग तो इनको भी दी जाती है, ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। जो करके नहीं आते हैं उनको बीएड यहाँ आके करवाई जाती है। फिर क्यों नहीं? लेकिन देखो ना, बात सुनो मेरी, ये इनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि ये पढ़ जाएंगे तो ये हमारे सर के ऊपर आके बैठ जाएंगे। मंशा ये है, मंशा ये है। कौन नहीं पढ़ाना चाहता? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना। कौन नहीं पढ़ाना चाहता? गवर्नमेंट इनको पढ़ाना नहीं चाहती है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं पढ़ाना चाहती। अभी ये 6 साल से इन्होंने 7 साल की उनको कर दिया है। उनको मतलब 7th में उसको एडमिशन मिलेगी, फर्स्ट में। पहले 6 साल में मिलती थी, 5+ में मिलती थी, अभी 6+ में मिलेगी। 6+ मीन 7 में मिलेगी। तो बताओ वो कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि बच्चों के, उनका भविष्य जो है उसके दुश्मन हो रखी है ये सरकार। ये कहती है कि बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन है, छोटा बच्चा है, अभी खेल कूद का समय है, उसको शिक्षा का बोझ उस पर डाल दिया जाता, थोड़ा लेट इसलिए पढ़ाने की नीति को तैयार। नहीं, अब उसके लिए टाइम टेबल्स हैं। स्कूल में टाइम टेबल होता है। खेल के टाइम खेल, काम के टाइम काम, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कराओ, खेल के टाइम खेल कराओ। अब ये जो आजकल जो है, क्योंकि हमारे लोगों को तो अभी नौकरियां मिलनी अभी संभव नहीं है। मैं रोजगार पे आ रहा हूँ कि रोजगार पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? रोजगार पॉलिसी वही है कि इन लोगों को तो नौकरी की जगह इनको लाठियां मिलेंगी। ये नौकरी मांगने जाएंगे, इनको लाठियां मिलेंगी। ठीक है, जो पढ़े लिखे होंगे वो भी भाग जाएंगे, वो अपने कोई व्यवसाय ढूंढेंगे, वो काम करने के, खाना रोटी के लिए, गुजारा कैसे चलो, 2 वक्त की रोटी कैसे पैदा की जाए, वो उनको वो सोच हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं जो बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है ये चाहते हैं कि ये फिर वही जो पुराना सिस्टम था उसमें लाना चाहते हैं इन लोगों को। इनकी समझ में नहीं आ रही है। अभी ये गाफिल हो रखे हैं। गाफिल मतलब इनकी समझ काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। इनको क्या है, इनके बच्चे जो आगे जो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सफर करेगी इससे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद डोगरा साहब हमारे साथ बात करने के लिए। जी। अब सवाल ये है कि बहुजन समाज को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, जब शिक्षा नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? रोज़गार आप सब जानते हैं कि इस वक्त ख़त्म होने की कगार पर है। और बहुजन समाज की संगठित होने की जो कहानी है वो बखूबी डोगरा साहब ने आपको बताई है, अमरनाथ डोगरा ने आपको बताई है। अब आपको बहुजन समाज को मेरे ख्याल से साहेब श्री कांशी राम जी जैसा कोई नेता नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से आप लोगों के घरों में, आप लोगों की परेशानियों में कोई आकर के खड़ा होगा, आपकी बात करेगा, ऐसा नेता शायद ही मिलेगा। हज़ारों संगठन ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये बहुजन समाज को सोचना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सबको क्या सोचना चाहिए
वो डोगरा साहब ने जिस तरीके से आपको एक उदाहरण दे के समझाया है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। ओके।